Good morning, students. In today's lecture, we will discuss different ways of defining user-defined function or different type of user-defined functions. On the basis of parameter list and return type, there are four ways to define a user-defined function, or we can categorize a user-defined function into four categories. First way of defining a user-defined function is function with parameters and return value. Second way is function with no parameters and no return value. Third way is function with no parameters and return value. Fourth way is function with parameters and no return value. अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिटर्न टाइप का एंड पैरामीटर लिस्ट का यूज़ करके हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पैरामीटर लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। जब भी हमारे फंक्शन को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कॉलिंग फंक्शन से इनपुट चाहिए होती है, देन उस इनपुट को रिसीव करने के लिए हम फंक्शन के हेडर में पैरामीटर लिस्ट यूज़ करते हैं। पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई करती है कि किस टाइप की वैल्यूज़, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड किस ऑर्डर में वैल्यूज़ हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से रिसीव करेगा। अगर हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कोई इनपुट नहीं लेता है, देन उस केस में हम पैरामीटर लिस्ट यूज़ नहीं करते। रिटर्न टाइप हमें ये स्पेसिफाई करती है कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा। एंड वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करेंगे दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए। उसके बाद हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में हेडर्स फाइल इंक्लूड कराने के बाद अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। फंक्शन को डिफाइन मैंने मेन फंक्शन के बाद किया हुआ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में एंड फंक्शन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन की डिक्लेरेशन में हम जस्ट फंक्शन के हेडर को स्पेसिफाई करते हैं, फंक्शन की बॉडी को स्पेसिफाई नहीं करते। फंक्शन के हेडर में हम बताते हैं कि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में कितने पैरामीटर्स हैं, किस टाइप के पैरामीटर्स हैं और किस ऑर्डर में हमने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। हमें पैरामीटर्स के नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। फंक्शन की डेफिनेशन में हम हेडर के साथ फंक्शन की बॉडी को भी स्पेसिफाई करते हैं। कर्ली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो एक्चुअली में हमें बताती है कि हमारा फंक्शन क्या काम करेगा। हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं एंड मेन फंक्शन के बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मेन से पहले ही डिफाइन करते हैं, तब हमें डेक्लारेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने मेन फंक्शन के बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपलसरी होता है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमें अपने प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन को पहले लिखना चाहिए और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को मेन फंक्शन के बाद में डिफाइन करना चाहिए। इसलिए हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे हमेशा प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को मेन फंक्शन के बाद में डिफाइन करेंगे।
फंक्शन के डिक्लेरेशन में मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप ली है इंटीजर, फंक्शन का नेम लिया है सम, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में दो पैरामीटर स्पेसिफाई किए हैं, दोनों की डेटा टाइप है इंटीजर। इट मीन्स जब भी हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हमें फंक्शन को दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एज अ इनपुट देनी होगी। उसके बाद ये फंक्शन दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के बाद हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा। मेन फंक्शन में मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नेम है ए, सेकंड वेरिएबल का नेम है बी, थर्ड वेरिएबल का नेम है रिजल्ट। स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने यूज़र को मैसेज कन्वे किया कि वो दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करे। फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया है ए, सेकंड वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया है बी। अब ए एंड बी में जो वैल्यू आई है उनका सम फाइंड आउट करने के लिए हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हम सम का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और हम ए एंड बी वेरिएबल की वैल्यूज़ को सम फंक्शन को पास कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में मैंने अपने सम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया हुआ है एंड ए एंड बी उसको पैरामीटर पास किए हुए हैं। जैसे ही हमारे कंपाइलर को यूज़र डिफाइंड फंक्शन सम का नेम मिलेगा वो हमारे कंट्रोल को सम फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब सम फंक्शन ने num1 पैरामीटर का यूज़ किया है पहली वैल्यू को रिसीव करने के लिए एंड num2 पैरामीटर का यूज़ किया है दूसरी वैल्यू को रिसीव करने के लिए। अब सम फंक्शन num1 एंड num2 पैरामीटर का यूज़ करेगा दो वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करने के लिए। सम फंक्शन की डेफिनेशन में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। वेरिएबल का नेम लिया है num3। num1 num2 पैरामीटर में जो वैल्यू आई है उनका सम फाइंड आउट करने के बाद हम वैल्यू को num3 वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब हमारा सम num3 वेरिएबल में निकल चुका है। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके num3 वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। जैसे ही हमारे कंपाइलर को रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है वो हमारे कंट्रोल को वापस से वहीं पे जहाँ पे हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया है उस इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब हम वापस से यहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है रिजल्ट इक्वल्स टू सम ए कोमा बी। अब सम फंक्शन ने हमें जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे रिजल्ट वेरिएबल में। स्टोर करवाने के लिए मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में अपने वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई किया और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है हमें उस वैल्यू को रिट्रीव करना कंपलसरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल का यूज़ किया। सम फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करवाई है और उसको हमने रिट्रीव कैसे किया? असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में अपने वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने सम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया। अब हमारा सम रिजल्ट वेरिएबल में आ चुका है। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके स्क्रीन पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कॉलिंग फंक्शन क्या होता है एंड कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। जिस भी फंक्शन में हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में मेन फंक्शन में सम फंक्शन का यूज़ किया है इसलिए मेन फंक्शन हमारे पास है कॉलिंग फंक्शन। मेन फंक्शन ने कौन से फंक्शन का यूज़ किया? सम फंक्शन का, इसलिए सम फंक्शन को हम कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। मेन फंक्शन ने जब सम फंक्शन का यूज़ किया उसने सम फंक्शन को ए एंड बी दो पैरामीटर पास किए हैं।
उन पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए सम ने num1 एंड num2 पैरामीटर का यूज किया है। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो हमारी स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स। सपोज हमने पहली वैल्यू डाल दी है 2, सेकंड वैल्यू डाल दी है 3। अपने प्रोग्राम में हमने फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल a यूज़ किया है, सेकंड वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल b यूज़ किया है। तो a वेरिएबल की वैल्यू होगी 2, b वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में स्टेटमेंट स्पेसिफाई की हुई है रिजल्ट इक्वल्स टू सम। ब्रैकेट में हमने पैरामीटर पास किए हैं a, b। मीन्स मेन फंक्शन ने सम फंक्शन को यूज़ किया a एंड b में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है उनका सम फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही हमारे कंपाइलर को फंक्शन का नेम मिलेगा वो कंट्रोल को सम की डेफिनेशन पे ट्रांसफर कर देगा। सम ने ए पैरामीटर की वैल्यू num1 में स्टोर करवा ली है, बी पैरामीटर की वैल्यू num2 में स्टोर करवा ली है। अब सम फंक्शन num1 एंड num2 में जो वैल्यू आई है उनका सम फाइंड आउट करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके सम को रिटर्न करवा देगा। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है हम वापस से इसी इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे और सम ने जो वैल्यू हमें रिटर्न की है उसको हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और फिर स्क्रीन पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद हमारी स्क्रीन पे मैसेज आएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 5। हम ये जानेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फंक्शन की कॉलिंग में मीन्स जब आप फंक्शन का यूज़ करते हो फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करके उस टाइम पे जो पैरामीटर्स आप फंक्शन को पास करते हो उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन के कॉलिंग पे ए एंड बी पैरामीटर्स पास किए, इसीलिए ए एंड बी को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू 2 एंड 3 हमने पैरामीटर्स ए एंड बी में ही स्टोर करवाई है। फंक्शन की डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए उनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे num1 एंड num2 क्या हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है। डायग्राम में ए की वैल्यू num1 पैरामीटर में पास हो गई है एंड बी की वैल्यू num2 पैरामीटर में पास हो गई है। थैंक यू।